हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर। आज क्लास 12th के जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एनआईओएस के। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने रजिस्टर या कॉपी में नोट डाउन कर लें। और ये जो एक प्रकार से आपके नोट्स हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इसको रिवाइज कर लेने हैं। आपके एग्ज़ाम अप्रैल में होने हैं तो आप अभी से ही इनको रिवाइज करना शुरू कर दें। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। और मेरे सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सभी सब्जेक्ट्स के जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको रिवाइज कर लें। और धीरे धीरे मैं इनके और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, मैं इनके वीडियोस डालता रहूँगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें और इसको स्किप ना करें। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और याद करें, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए डिस्कस करते हैं, देर ना करते हुए हम लोग इसको आगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो देखा, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो काव्यांश ये आपकी बुक में से लिया गया है, तो इसको हम लोग सप्रसंग व्याख्या करते हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि उसमें आपकी बुक में से एक पैराग्राफ या कविता का कुछ एक पैरा दिया जाता है, तो उसको हम लोग पहले उसके सप्रसंग व्याख्या करते हैं उसकी। तो सबसे पहले सब उसका हम प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में बताया जाता है कि आप ये जो आपने गद्यांश पद्यांश जो लिया है वो आपके किस किताब से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है, तो ऐसा उसके बारे में दिया जाता है। जैसा कि इसमें दिया गया है, तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद मीराबाई पाठ से लिया गया है। पद में मीराबाई ने विरह की वेदना को अभिव्यक्त किया है। वृहिणी की नींद उड़ जाना तथा प्रियतम के बिना किसी भांति चैन न पड़ना, इस भाव को मीरा ने अत्यंत मुमरिता के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये इसका प्रसंग है। अब इसका हम लोग व्याख्या करेंगे, जैसे कि ऊपर जो लिखा है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कैसे करते हैं देखिए, व्याख्या दे रखा है। मीरा कहती है कि हे राखी प्रियतम के वियोग में हमारी नींद जाती रही। प्रियतम की राह देखते हुए सारी रात व्यतीत हो गई। हालांकि सारी सखियों ने मिलकर मुझे सीख दी कि, पर मेरे मन में उनकी एक ना मानी और मैंने कृष्ण से यह स्नेह संबंध जोड़ लिया। अब यह हालत है कि उन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है और बेचैन भी जैसे मुझे अच्छी लगन लगी है। मेरा सारा शरीर अत्यंत दुबला और व्याकुल हो गया है तथा मेरे मुख पर सिर्फ प्रीतम का ही नाम है। मीरा कहती है कि हे राखी, मेरे विरह ने मुझे जो आंतरिक पीड़ा दी है उस पीड़ा को कोई नहीं जान पाएगा या जान पाता है। जैसे चातक बादल की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहता है और मछली पानी के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह पाती है, तड़पती रहती है, ठीक उसी तरह मैं अपने प्रीतम के बिना तड़पती हूँ। प्रिय के वियोग में मैं अत्यंत व्याकुल हो गई हूँ और इस व्याकुलता में मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई हूँ या भूल बैठी हूँ। तो ये इसका व्याख्या था। और विशेष में बताते हैं कि जो ये गद्यांश या पद्यांश है या काव्यांश है, इसकी भाषा क्या है, इस तरीके की इसको हम विशेष में देते हैं। तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा है, यह काव्य गति काव्य है और वियोग श्रृंगार रस है। इस तरीके से जितने भी हमारे जो बुक्स वोकैबलरी हैं हिंदी की, उसमें से किसी भी चैप्टर से आपसे ये काव्यांश या गद्यांश दिया जा सकता है, तो आपको उससे प्रसंग उसको व्याख्या करनी होती है। इसी का ऑप्शनल में दे रखा है, या फिर ये करें या इस तरीके से आपको दोनों करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से इसका देखिए सेकंड ये है और इसी का हमें इसका प्रसंग देना है।
प्रस्तुत पद महादेवी वर्मा के पाठ से लिया गया है। कविता का अर्थ दो समांतर स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला, जलपूर्ण उमड़ते घुमड़ते बादल, और दूसरा, इसकी व्याख्या दे रखी है, देखिए। पहले, बदलती के पक्ष में। इसकी व्याख्या, पहले बदली के पक्ष में। बादलों के हर गर्जना के पीछे और हलचल के पीछे स्थिरता बसी है। मानो कोई है जिस पर इस शोर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या होता है। वह निष्पंद रहता है, जबकि उस गर्जना का विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि वह भीषण गर्मी से दुखी है। इसलिए बादलों की हलचल और गर्जन उन्हें प्रसन्न कर देती है। बादलों में बसी विद्युत की कौंध दीपकों सी प्रतीत होती है, और उसमें स्थिर जल नदी की भांति प्रभावित होने का या को आतुर होती रहती है। इसकी दूसरी ओर विहरणी के पक्ष में उसके स्पंद में वह चिर निस्पंदन बसा हुआ है, जो सदा से स्पंद रहित है, स्थिर है। बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा की अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्जन किसी भी पीड़ा के स्वर नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, परंतु यह किसी एक प्रेमी का क्रंदन है। विहरणी की आंखों में दीपक से जलते रहते हैं। यह दीपक विहंगी के भी हो सकते हैं और आशा के भी। आंसू उसकी पलकों से नदी के समान बहने को आतुर है। वह अपनी विहर वेदना को आंसू के रूप में प्रभावित करना चाहती है। कवित्री कहना चाहती है कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। मीरा भारी बदली अपनी स्थिरता या स्थिर को आगे वर्णन कर रही है। मेरे तो कदम कदम पर संगीत है। बिजली की कड़क, बादलों का गर्जन, उसके आने की प्रसन्नता में मानव जगत और पशु जगत की हलचल ही मानो उसके पग पग का संगीत है। बादलों के उमड़ते या उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसके सांसें हैं, जिससे पराग झलकता है। सुगंधित पवन आशय ग्रहण करती है। जब बादल घुमड़ते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है। वही कवित्री के शब्द में मलय बलाय है। यह कहती है कि प्रियतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। ये इसकी व्याख्या थी। और इसका विशेष, जिसे हम विशेषण भी कह सकते हैं, खाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसे हम खड़ी बोली बोलते हैं। विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। मानवीकरण अलंकार किया गया है। इसमें अलंकारों का यूज भी होता है, तो उसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कौन सा अलंकार है, भाषा किस तरह की है। वियोग श्रृंगार रस है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये काव्य स्पष्ट करना है। ये देखिए, इसमें पंक्ति दे रखी है, हमें इस पंक्तियों का काव्य सौंदर्य करना है। तो उत्तर में देखिए, भाव सौंदर्य। यह पंक्ति कवि रैदास के पद से ली गई है। यह कवि रैदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, आप तो सभी जगह घट निवास करता है। मैं ही कहीं आपको देख पाया आपके अंदर। चलिए इसका उत्तर डिस्कस करते हैं। इसका उत्तर हम डिस्कस करते हैं। भाव सौंदर्य देखते हैं पहले।
यह पंक्तियाँ कवि रैदास के पद से ली गई हैं। यह कवि रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप तो सभी जगह निवास करते हैं या करते हैं, मैं ही कहीं यह कभी आपको नहीं देख पाया। आपके अंदर गुण ही गुण है, जबकि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है। आपके या आपने मुझ पर इतना उपकार किया है, लेकिन मैं उनका महत्व नहीं समझ पाया। ये इसका काव्य सौंदर्य था। अब शिल्प सौंदर्य देखिए, कवि रैदास जी हैं। पद ब्रजभाषा में रचित हैं। पद राग विरागियों या विरागनियों में बंधे हुए हैं। तो ये उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाग पद में गोपियों की आंख से क्या निकल गया है और क्या रह गया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक पद में गोपियों की आंखों से क्या निकल गया है और क्या रह गया है? तो इसका आंसर है, पाक पद महा में गोपियों की आंखों से गुलाब निकल गया, लेकिन श्री कृष्ण की छवि गोपियों की आंखों में रह गई है। शायद गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना आ जाती है, जिसका या जिसकी चर्चा वह अपनी सखी से करती है। उसे सौगंध भी देती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मैं कहाँ जाऊं और किस प्रकार का प्रयास करूं, क्योंकि आंखें बार बार धोने से मेरी पीड़ा बढ़ रही है, परंतु श्री कृष्ण मेरे नेत्रों से या नेत्रों में समाये गए हैं। उसे निकालना मेरे सामर्थ्य से परे है, मेरे बस का नहीं है। तो ये कृष्ण जी की और गोपियों की जो एक छवि बताई गई है इसमें, कि कृष्ण गोपियों के मन में, उनकी आंखों में कृष्ण किस प्रकार से समाये हुए हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि आप इसको जब भी नोट करें तो आप अच्छा सा लिखें और इसको याद जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम पे टाइम पे इसको आपके काफ़ी हेल्प होने वाली है। पाग पद में गोपियों किसे और क्यों धो धोकर हार गए हैं? पाक पद में गोपियाँ अपनी आंखों में बसे श्री कृष्ण के प्रेम को धो धोकर हार गई हैं। गोपियाँ इसलिए हार गई हैं क्योंकि कवि ने कृष्ण के प्रति उमड़े प्यार को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति से वर्णित किया है। पर जितनी सरलता से जो अबीर धुल जाता है, उतनी सरलता से कृष्ण प्यार नहीं धुल रहा या नहीं धुल सकता। ना गोपियाँ ऐसा चाहती हैं। वह तो अपनी सहेली की सौगंध या सहेली की सौगंध खाकर उससे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वह कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और न उसे इसका कोई उपाय सूझ रहा है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए। पादेकर के पग वर्णन में गोपियों की किस व्यवस्था और दयनीयता का उल्लेख किया गया है? गोपियों की व्यवस्था यह है कि कृष्ण के साथ होली खेलने या खेलते हुए उनकी आंखें में जहाँ अमीर अर्थात गुलाब पड़ गया है, वही हृदय में कृष्ण भी बस गया है। वह अपनी सखी से कहती है कि मैंने बार बार आंखों को धोया है, धो धोकर हार गई हूँ, पर गुलाब निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इसके कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इस व्यथा को मैं किससे कहूँ, कैसे कहूँ? और फिर किसी तरह आंखों में गिरा गुलाब तो निकल जाएगा, लेकिन इसके साथ जो मेरे हृदय में हीर का लड़का कृष्ण बस गया है, वह कैसे निकलेगा? यूं भी गोपी कृष्ण को अपने हृदय में निकालना नहीं चाहती। ये कृष्ण और गोपियों के बारे में जो कृष्ण लीलाएं हुई हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम किस प्रकार का है? तो कृष्ण का जो मीरा के साथ एक संबंध है उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा है जिसमें प्रेम भी है और भक्ति भी। उसके मन में या उसके प्रेम और भक्ति का मिश्रण मीराबाई कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है। उन्होंने बचपन से ही कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था, भले ही उसकी शादी राधा राजघराने में हुई हो, भले ही उसकी शादी राजघराने में हुई हो, लेकिन वह कृष्ण को ही मन अपना पति मानती रही। अपने भौतिक जीवन के प्रति या भौतिक जीवन में पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। अपनी प्रेम भरी भक्ति भावना को प्रकट करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने प्रेम से भक्ति रस घोलते हुए अपने प्रेम को भक्ति में बना दिया। तो इस क्वेश्चन में मीरा और कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना रही है उसके बारे में दर्शाया गया है और उसके बारे में बताया गया है कि मीरा किस तरीके से उनको अपना पति मान गई थी, पति मान लिया था और उसी में वो हमेशा नहीं रहती थी, उनकी भक्ति में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मीरा की रातों की नींद क्यों उड़ गई? इसका आंसर है मीरा की रातों की नींद इसलिए उड़ गई क्योंकि वह प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में बेचैन रहती थी और उनके लिए हमेशा बेचैन रहती थी कि उनसे एक बार मुलाकात हो जाए या उनके दर्शन हो जाए। मीरा की आंतरिक पीड़ा का क्या कारण है? मीरा को श्री कृष्ण को देख बिना चैन नहीं पड़ता। वह इस विरह के कारण अत्यंत दुखी या दुबली पतली होती जा रही थी और यही मीरा की आंतरिक पीड़ा का कारण था। मुझे कदम कदम पर कविता में अनेक राह देखने या देखकर कवि का क्या कहना चाहता है? चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुझे कदम कदम पर कविता में अनेक राहें देखकर कवि का क्या कहना चाहता है? तो कविता में अनेक राह देखकर कवि उन सभी राह पर चलना चाहता है, अर्थात उन सभी से गुजरना चाहता है, उन सभी के अनुभव प्राप्त करना चाहता है। कवि ने चारों को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए उन्हें विकल्प भी माना है। यह विकल्प नित्य प्रतिदिन व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। ये अगला इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बांझ का झूमता हुआ पेड़ किसका प्रतीक है? एक था पेड़ और एक था ठूंठ। पाठ में बांझ का झूमना लेखक को यह महसूस कराता है कि उसका दोस्त सामने खड़ा उसके हालचाल पूछ रहा है। इस तरीके से उसका सब प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक था पेड़ और एक था ठूंठ में लेखक ने हिटलर और स्टालिन का उदाहरण किस रूप में दिया है? तो उसका उत्तर है लेखक ने हिटलर और स्टालिन का उदाहरण उनके जिद्दीपन और अड़ियल स्वभाव के कारण दिया है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक था पेड़ एक था ठूंठ पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? तो इसका जो आंसर है ये है एक था पेड़ और एक था ठूंठ। पाठ में लेखक ने यह संदेश दिया है कि व्यक्ति को जीवन में परिस्थितियां
सा समझौता एक सीमा तक करना चाहिए। एक पेड़ की जड़ के समान है, हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर सुदृढ़ रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए और उसी तरह साम्यवादी बनना चाहिए। जिस तरह हवा में झूमता पेड़ होता है, इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि विपत्तियों या विपत्तियों विपरीत विपरीत परिस्थितियों में हमें विवेक से काम लेना चाहिए और परिस्थितियों में सोच समझ कर समझौता करना चाहिए। से निबंध प्रभावपूर्ण बन गया है, भाषा साधारण बोलचाल वाली है। ये इसका आंसर था। देखिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भिखारनी के दो बच्चे के साथ अरुणा ने क्या व्यवहार किया? भिखारनी के दोनों बच्चे, ये दोनों से बच्चे अरुणा बहुत स्नेह करती है। तभी भिखारनी की मृत्यु के पश्चात अरुणा उन दोनों बच्चों को गोद ले लेती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुटुज की सबसे सराहनीय बात क्या थी? कुटुज की सबसे सराहनीय बात उसकी जीविसा, जीने की प्रबल इच्छा थी, प्रचंड इच्छा है। यह इच्छा कुटुज के चारों ओर तीव्र इसका आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग। कुटुज की सबसे सराहनीय बात उसकी जीने की प्रचंड इच्छा है। यह इच्छा कुटुज को चारों ओर तीव्र झुलसाती धूप और धधकती लू में तेज झोंके के दूर दूर तक फैला निशब्द सन्नाटा और नीचे न प्राणदासी मिट्टी ने या ना खुद ना खाद ना पानी में भी जीवित रहने की शक्ति देती है। उसी को क्या नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कुटुज वृक्ष की कोई दो विशेषता बताइए। कुटुज मुश्किल हालत में भी साथ रहता है। कुटुज वृक्ष ऐसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ कुछ उग और पनप नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुराधा ने शहर जाकर नौकरी करने के बारे में क्यों सोचा? तो इसका आंसर है, अनुराधा गांव में रहती थी और वह आसानी से रोजगार प्राप्त नहीं होता था, परंतु शहर में नौकरियां गांव के मुकाबले सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए अनुराधा ने शहर जाकर नौकरी करने का सोचा और अनुराधा भयमुक्त होकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए शहर जाना चाहती थी। तो ये इनके क्वेश्चंस है, थोड़ा आगे हो गया है। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, अनुराधा की किन्हीं दो चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालिए। अनुराधा की दो चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है, ये देखिए। संघर्षशीलता। अनुराधा का चरित्र संघर्षशील स्त्री का चरित्र है। वह अच्छी तरह जानती है कि अगर उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो आत्मबल से संघर्ष करना पड़ेगा और वह इसमें पूरी तरह सफल हो जाती है। निडर। अनुराधा का चरित्र निडर है। वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निडरता से अपने ससुराल पक्ष
से संघर्ष करती है और अंत में प्राप्त कर लेती है। देवी सिंह की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं देवी सिंह की चारित्रिक विशेषताएं। देवी सिंह निडर और साहसी लड़का था। वह दुल्हन के द्वार पर पहुंचते ही देखता है कि राजा नायक सिंह और मुसलमानों में युद्ध हो रहा है। यह देखकर वह दूल्हे के बस में ही मुसलमान सैनिक पर टूट पड़ता है। देवी सिंह एक योग्य राजा था। वह कुंवर सिंह और रानियों का आदर करता था। दरबारियों और सामंतों का भी अपने अनुकूल बनाए रखता था। देवी सिंह चरित्रवान, धर्मपरायण और संवेदनशील शासक था। कुछ दिनों में ही वह राजनीति में विख्यात हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लोचन सिंह ने मुसलमान सैनिक को दुर्गा मंदिर में चलने के लिए क्यों कहा? तो मुसलमान सैनिक दुर्गा के देखने के लिए या दुर्गा को देखने के लिए आए थे, परंतु उन्हें मन में कुछ शरारत चल रही थी जिससे मंदिर की मर्यादा भंग हो सकती थी या हो रही थी। इसलिए लोचन सिंह मुसलमानों सैनिकों को दुर्गा मंदिर से चले जाने के लिए कहता है। अगला जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनके क्वेश्चन जो आंसर है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें नोट डाउन किए हैं, तो आप भी इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। और सभी क्वेश्चंस इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसकी को जितनी मैंने नोट्स भेजे हैं, मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें और एग्ज़ाम के टाइम पर इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो आप अभी से इसको नोट डाउन करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, कुंजा सिंह को अली मर्यादन की सहायता क्यों अच्छी नहीं लगी? तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि कुंजा सिंह को अली मर्यादा की सहायता अच्छी नहीं लगी। कुंजा सिंह नहीं चाहता था कि दिलीप नगर के गृह कलेश में कोई विदेशी बाहरी ताकत दखल अंदाजी करे और उसके बदले राज्य के किसी हिस्से पर अधिकार करे। इसलिए उन्होंने उनकी सहायता लेने की इच्छा, इसलिए उनको उनकी सहायता अच्छी नहीं लगी। तो ऐसे सभी क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने इन क्वेश्चनों को अपनी रजिस्टर में या नोट्स की जो कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लें। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप आप सभी ने अपने TMA सबमिट कर दिए होंगे, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 जनवरी 2024 थी, जो कि उसमें उसी डेट के दौरान आपको उसमें सबमिट करना था। 31 के बाद वो सबमिट नहीं होंगे, उसके लिए आपको नोएडा सेंटर जाना पड़ेगा, जो NIOS का हेड ऑफिस है वहाँ। और इनके जो रीजनिंग सेंटर है, उन जो आपके जैसे स्टडी सेंटर है, तो यहाँ इसको सबमिट करनी है आपको। जो फाइलें हैं इनकी हार्ड कॉपी, तो आप अपनी सभी हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करा दें जो आपने बनाई है। एक तो आपने जो अपलोड कर दी है NIOS के ऑफिस में, वो तो हो गई है। जो आपके पास जो आपने फाइलें बनाई हैं उनको उनकी हार्ड कॉपी आपके स्टडी सेंटर पर सबमिट करानी है, क्योंकि ये सारी आपकी फाइलें आपके नोएडा जाएंगी। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो होती है हमारे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अभी हमारे प्रैक्टिकल होने हैं, तो मैं उनकी प्रैक्टिकल की फाइलें कैसे तैयार करनी है तो उसका भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाए, ताकि समय रहता है आप उनको रिवाइज करते रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि अब समय हमारे पास ज़्यादा नहीं रहा है।
अप्रैल में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो आप अब थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है। जो ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ तो आप इसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादातर समय अपना स्टडी में स्पेंड करें। ये देखिए, जैसे कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं तो उनको आप एज इट इज ऐसे ही अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। लगभग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। भक्ति काल साहित्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। साहित्य की भक्ति काल जो कालीन साहित्य की कोई दो विशेषताएं इसमें इस तरीके से दी गई है। भक्ति कालीन साहित्य की विशेषताएं: गुरु की महता और स्वांत सुखाय परिनिहित रचना। इस क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस आप इसको अपनी नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में या रजिस्टर में, और इनको एक नोट्स बना लें जब एग्ज़ाम के टाइम पे इसको एकदम से आप रिवाइज कर सकें। अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अब समय हमारे पास बिल्कुल नहीं रहा है। सूफी काव्य तथा संत काव्य की दो विशेषताएं बताइए। तो उनकी विशेषताएं पूछ रहा है उसमें, उसको हमें इसमें डिस्कस करना है। ऐसे इसमें दे रखा है, देखिए। ये लगभग काफ़ी क्वेश्चन आपके हो गए हैं। छायावादी काव्य अथवा प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अपनी कॉपी में ऐसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये कई बार पूछा गया। छायावादी के बारे में कई बार इसकी चर्चा की गई है क्वेश्चनों में, तो आप भी इसको ऐसे ही नोट डाउन करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल क्रिएट कर लें कि मुझे इस समय से इस समय तक क्या क्या पढ़ना है, किस तरह की तैयारी करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ मेरे से कंफर्म करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये दे रखा है, ये देखिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाव की भाषा शैली की दो विशेषताएं बताइए। इनकी जो भाषा शैली किस तरीके थी, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। उसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना होता है। अगर आपका क्वेश्चन 2 से ज़्यादा है, 4 है या 5 है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखें कि हमें आगे पीछे के बच्चों का ध्यान रखना होता है कि वो किस तरीके का क्वेश्चन कर रहा है। एग्जाम के टाइम पे विशेष बता रहे हैं हम आपको, तो एग्जाम के टाइम पे कैसे आपको उसको ध्यान रखना है। ये फीचर किसे कहते हैं और इसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स आता है और इसमें कई बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स क्या होता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर किस विषय पर आधारित सृजनात्मक और व्यक्ति स्थिति एवं व्यवस्थित लेखन होता है, जिसका उद्देश्य पाठकों के मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें जागरूक करके उन्हें शिक्षित करना होता है। फीचर्स समाचार से भिन्न होता है, क्योंकि समाचार में शब्द की मर्यादा होती है और समाचार ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है, जबकि फीचर में इसको लिखने वाला लेखक अपनी राय और दृष्टिकोण की हिसाब से लिखता है। इसे वह अपने विचार और भावनाएं प्रस्तुत कर सकता है। फीचर में शब्दों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है और समाचार से बड़े होते हैं। तो फीचर जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में उसमें एग्जाम में पूछा गया है। समाचार पत्र प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के कोई 2 लाभ बताइए।
जो सूचना हम एकत्र करते हैं उसके कोई 2 लाभ बताइए कि हमें किस तरीके से उससे लाभ होता है। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके उनको रिवाइज करते रहना है। ये अनुवाद के संदर्भ में क्या महत्व है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अखबार लोकतंत्र की रक्षा करते हैं कैसे? प्रिंट मीडिया में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार इसको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। समाचार का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये इसका आंसर है, देखिए काफी अच्छा आंसर है इसका। चौथा खंबा किसे कहते हैं? इसमें प्रकार डालिए। और आई थिंक हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि आने वाले समय में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और डालने वाला हूँ सभी विषय के। तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें